उसने प्यार का वादा किया, शादी का वादा किया, लेकिन जिस भी महिला ने उस पे भरोसा किया वो कभी जिंदा लौटकर नहीं आई। एक दशक से भी ज्यादा समय तक एक शख्स ने मासूम जिंदगियों के साथ एक बेहद खौफनाक खेल खेला। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारत के सबसे ठंडे दिमाग वाले सीरियल किलर साइनाइड मोहन की इस दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि कैसे उसने अपने जघन्य अपराधों के लिए समाज की कमजोरियों को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। अब जरा सोचिए, 22 साल की एक लड़की पूरी तरह से दुल्हन के जोड़े में सजी हुई अपने घर से 160 किलोमीटर दूर एक पब्लिक वॉशरूम में लॉक है। 18 जून 2009 को कर्नाटक के हासन बस स्टैंड पर जब घंटों तक वॉशरूम का दरवाजा नहीं खुला तो उसे तोड़ा गया और अंदर जो नजारा था वो सच में डरा देने वाला था। फर्श पर उस सजी धजी महिला की लाश पड़ी थी और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। पहली नजर में पुलिस को लगा ये सुसाइड है, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़े और खौफनाक जाल का बस एक छोटा सा सिरा था। भाग 1, वॉशरूम का रहस्य। चलिए देखते हैं कि दो अलग अलग घटनाएं आपस में कैसे जुड़ती हैं। इस पूरे केस के स्केल को समझने के लिए हमें इस टाइमलाइन पर नजर डालनी होगी। ये बहुत ही अजीब इत्तेफाक था। एक तरफ हासन में पुलिस एक अनजान लाश की गुत्थी सुलझा रही थी और ठीक उसी हफ्ते वहां से 160 किलोमीटर दूर बंटवाल में अनीता नाम की एक 22 साल की लड़की अचानक गायब हो गई थी। कुछ हफ्तों बाद जब हासन वाली लाश की ऑटोप्सी रिपोर्ट आई तो खुलासा हुआ कि मौत जहर से नहीं बल्कि साइनाइड जैसे खतरनाक केमिकल से हुई थी। आप यहां स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो गई थी। बंटवाल में अनीता के गायब होने पर भयंकर सांप्रदायिक तनाव फैल गया था। लव जिहाद की अफवाहें उड़ने लगी थीं। पुलिस पर भारी राजनीतिक और सामाजिक दबाव था और इसी दबाव के बीच जांच करते हुए जब बंटवाल पुलिस हासन पहुंची तो एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला सच सामने आया। वो अनजान मृत दुल्हन कोई और नहीं बल्कि लापता अनीता ही थी। भाग 2, डिजिटल जाल। अब यहां से ये जांच एक पूरी तरह से नया मोड़ लेती है। अनीता के परिवार को बिल्कुल यकीन नहीं था कि वो आत्महत्या कर सकती है। इसलिए इंस्पेक्टर के नंजुंदे गौड़ा ने केस को सुसाइड से हटाकर डिजिटल ट्रैकिंग की तरफ मोड़ा और जब अनीता के फोन रिकॉर्ड्स खंगाले गए तो एक ऐसा पैटर्न दिखा जिसने सबके होश उड़ा दिए। अनीता ने मदिकेरी की कावेरी को कॉल किया था। कावेरी भी गायब थी। कावेरी के फोन से विनुता और पुष्पा को कॉल्स हुई थीं और वो दोनों भी लापता थीं। ये सिर्फ एक मौत नहीं थी, ये तो गायब होती महिलाओं की एक पूरी चेन थी। तहकीकात आगे बढ़ी तो पता चला कि ऐसी एक दो नहीं, पूरी 20 महिलाएं लापता हैं। उन सबके 20 अलग अलग सिम कार्ड्स थे। लेकिन सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू तब मिला जब ये सामने आया कि इन सभी 20 सिम कार्ड्स का इस्तेमाल सिर्फ एक ही मोबाइल हैंडसेट में हो रहा था, यानी एक सिंगल IMEI नंबर। और इसी एक हैंडसेट ने पुलिस को सीधे उस मास्टरमाइंड के दरवाजे तक पहुंचा दिया, जिसका नाम था मोहन कुमार। भाग 3, कातिल का असली चेहरा। कौन था ये मोहन कुमार? बाहर से देखने पर वो एक बेहद शांत, साधारण और गरीब बैकग्राउंड से आने वाला प्राइमरी स्कूल का टीचर लगता था, लेकिन इस सीधे साधे नकाब के पीछे एक बेहद शातिर इंसान था। वो कॉन्ट्रैक्ट पर पढ़ाता था और अपने बुरे बर्ताव की वजह से अक्सर सस्पेंड भी रहता था। हद तो तब हो गई जब पता चला कि उसने अपनी पत्नियों से झूठ बोलकर एक साथ 3-3 शादियां कर रखी थीं। लेकिन कोई भी हत्यारा बिना हथियार के इतना बड़ा खेल नहीं खेल सकता। मोहन को अपना अल्टीमेट वेपन मिला एक सुनार से। एक पुराने जुर्म में जेल की सजा के दौरान उसकी मुलाकात एक सुनार से हुई जिसने बातों बातों में उसे बता दिया कि साइनाइड सोने को साफ तो करता है लेकिन ये तुरंत मौत भी देता है। सुनार ने बताया कि इसे ट्रेस करना लगभग नामुमकिन है। बस यहीं से मोहन के दिमाग में मौत की वो खौफनाक स्क्रिप्ट तैयार हुई। भाग 4, सामाजिक कमजोरियों का फायदा। ये इस कहानी का सबसे जरूरी और कड़वा हिस्सा है। आखिर वो 10 साल तक बिना पकड़े गए ये सब कैसे करता रहा? इसका जवाब है हमारा समाज। उसने सीधे तौर पर समाज की खामियों को अपना हथियार बनाया। वो जानता था कि गरीबी और भारी दहेज चुकाने की मजबूरी में शादी की उम्र पार कर चुकी महिलाएं कितनी दबाव में होती हैं। वो इन महिलाओं की इसी हताशा और सम्मानजनक शादी की चाहत का फायदा उठाता था। वो लिटरली अपना रूप बदल लेता था, शिकार के हिसाब से अपनी पहचान सेट करता। अगर लड़की कुलाल है तो वो सुधाकर कुलाल बन जाता, अगर लड़की पुजारी है तो वो शशिधर पुजारी बन जाता। वो खुद को एक मॉडर्न, दहेज विरोधी सरकारी अफसर बताता था।
वो कहता कि उसे दहेज नहीं चाहिए, बस एक इज्जतदार शादी चाहिए, और यही वो वादा था जिस पर ये महिलाएं और उनके परिवार आंख मूंदकर भरोसा कर लेते थे। भाग 5 जानलेवा पैटर्न। आइए उसके खौफनाक मोडस ऑपरेंडी को समझते हैं। मोहन का काम करने का तरीका किसी मशीन की तरह एकदम सेट था। हर मर्डर में बिल्कुल सेम 4 स्टेप्स। पहला, भरोसे में लेकर लड़की को घर के गहने और कैश के साथ भागने के लिए मनाना। दूसरा, किसी अनजान शहर के होटल में ले जाकर शारीरिक संबंध बनाना। तीसरा, अगली सुबह मंदिर में शादी का झांसा देकर कहना कि गहने कमरे में ही रख दो, बाहर चोरी हो सकते हैं। और चौथा और आखिरी स्टेप, बस स्टैंड पर ले जाकर उन्हें साइनाइड देना। बस स्टैंड पर वो एक बेहद शातिर झूठ बोलता था। वो साइनाइड को गर्भ निरोधक गोली बताकर लड़की को देता और कहता, इसे पब्लिक वॉशरूम में जाकर खा लो, इसे खाने से थोड़ी उल्टी या चक्कर आ सकता है, इसलिए घबराना मत। ये इतना सटीक झूठ था कि जब उन महिलाओं की जान जा रही होती तब भी उन्हें लगता कि ये तो गोली का नॉर्मल साइड इफेक्ट है, और इस तरह लोगों की नज़रों से दूर पब्लिक वॉशरूम के ठंडे फर्श पर वो तड़प तड़प कर मर जाती थीं। लेकिन खेल यहां खत्म नहीं होता था। हत्या के बाद शुरू होता था उसका मनोवैज्ञानिक युद्ध। वो लड़कियों के मोबाइल फोन को एक्टिव रखता था और उनके परिवारों को मैसेज भेजता रहता कि हम भागकर मुंबई या गोवा आ गए हैं और बहुत खुश हैं। और समाज का डर देखिए, बदनामी और कलंक के डर से इन परिवारों ने कभी इन मैसेज पर शक नहीं किया और ना ही पुलिस में रिपोर्ट लिखाई। उनकी इसी चुप्पी ने मोहन को चुराए गए गहनों से अपने परिवार का खर्च चलाने की आज़ादी देनी। भाग 6 आखिरी जाल और मुकदमा। हर बुराई का एक अंत होता है। पुलिस अब पूरी तरह से इस खेल को समझ चुकी थी। डिजिटल ट्रैकिंग से उन्हें मोहन की अगली टारगेट का पता चला, 45 साल की एक विधवा सुमित्रा। पुलिस ने सुमित्रा को पूरा सच बताया और उसे अपने प्लान का हिस्सा बनाया। सुमित्रा ने मोहन के शादी के लिए राजी होने का नाटक करके बस स्टैंड पर बुलाया, और जैसे ही मोहन अपने इस नए शिकार से मिलने वहां पहुंचा, पुलिस ने उसे वहीं धर दबोचा। उसका बिछाया जाल उसी पर भारी पड़ गया। 20 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन हत्याओं की कंफर्म्ड गिनती है जो उसने खुद कबूल की। एक डायरी में नाम लिखकर हत्या के बाद उन नामों पर लकीर खींचने वाला ये शख्स बस इसी नंबर पर आकर रुक गया। एक गुमशुदगी की शिकायत ने भारत के सबसे खौफनाक सीरियल किलर्स में से एक का पर्दाफाश कर दिया था। गिरफ्तारी के बाद जब कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ तो वो बहुत चालाक निकला। वो अपनी ही बातों से मुकर गया, खुद को बेगुनाह बताने लगा और कानूनी लूप होल्स का फायदा उठाकर ट्रायल को लंबा खींचने की कोशिश की। लेकिन पुलिस की जांच इतनी पुख्ता थी कि उसका बचना नामुमकिन था। 46 गवाह, 89 डॉक्यूमेंट्री सबूत और 31 अलग अलग लोकेशंस की जांच, इन सब ने मिलकर उसके खिलाफ सबूतों का ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया कि उसे हर हाल में हारना ही था। आखिरकार 2013 में न्याय प्रणाली ने उसे मौत की सजा सुनाई। हालांकि बाद में 2017 में हाई कोर्ट ने इसे आजीवन कारावास में बदल दिया। आज साइनाइड मोहन हिंडालगा जेल की सलाखों के पीछे है, जहां वो कानून की किताबें पढ़ते हुए अपने दिन गुजार रहा है, शायद अब भी किसी तरह अपनी सजा कम करवाने की उम्मीद में। ये एक्सप्लेनर भले ही मोहन के पकड़े जाने पर खत्म होता है, लेकिन एक बहुत ही चुभने वाला सवाल पीछे छोड़ जाता है। क्या ये सिर्फ एक सीरियल किलर की कामयाबी थी या हमारे समाज की नाकामी? अगर बदनामी के डर और लोग क्या कहेंगे वाले कलंक ने परिवारों को चुप नहीं कराया होता, तो क्या वो इतनी हिम्मत कर पाता? सोचिए, अगर किसी एक परिवार ने भी समय रहते आवाज उठाई होती तो शायद इन 20 में से कई जिंदगियां आज बचाई जा चुकी होती।